विस्तार से बता देते हैं, क्योंकि लगातार देखिए जैसे जैसे तारीख नजदीक आ रही है, समय नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे अब सियासी घमासान भी लगातार बढ़ता हुआ उत्तर प्रदेश में दिखाई दे रहा है। 2027 में अभी करीब 6 महीने का वक्त बाकी है, लेकिन सियासत का पारा अभी से चढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आरोप प्रत्यारोप, बयानबाजी और चुनावी रणनीतियों ने यह साफ कर दिया है कि इस बार की लड़ाई सिर्फ सत्ता नहीं है, बल्कि नैरेटिव की भी होगी। एक तरफ समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने नए मुद्दों के सहारे बीजेपी को घेरने की कोशिश की, कभी पीडीए, कभी सामाजिक न्याय, तो कभी धार्मिक मुद्दों पर सरकार को कटघरे में खड़ा करने की रणनीति भी दिखाई दे रही है। वहीं बीजेपी एक बार फिर कानून व्यवस्था, विकास और हिंदुत्व के मुद्दे को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाकर मैदान में उतर चुकी है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर से दो टूक संदेश दिया है कि माफिया कहीं भी छिपे हों, उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा। जरूरत पड़ी तो कब्र खोदकर भी बाहर निकालेंगे। अब ये बयान केवल राजनीतिक नहीं, बल्कि कानून व्यवस्था पर बीजेपी के आक्रामक रुख का संकेत माना जा रहा है। देखिए, बीजेपी का दावा यह है कि पिछले 9 वर्षों में उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था में बड़ा बदलाव आया है। माफियाओं पर कार्रवाई, अपराधियों की संपत्ति जब्त करने की नीति, बड़े निवेश, एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर विकास को सरकार अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि बता रही है। और इधर दूसरी ओर विपक्ष सवाल ये उठा रहा है कि क्या कानून व्यवस्था का मतलब सिर्फ एनकाउंटर है, या फिर कानून का राज और न्यायिक प्रक्रिया भी उतनी ही जरूरी है। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या 2027 का चुनाव कानून व्यवस्था बनाम सामाजिक समीकरण पर लड़ा जाएगा? क्या योगी मॉडल जनता को तीसरी बार भी पसंद आएगा, या फिर विपक्ष इस बार नया समीकरण बनाकर सत्ता का रास्ता तैयार करने वाला है? सवाल कई हैं, लेकिन इन सवालों को लेकर हम चर्चा भी करेंगे, समझेंगे कि बीजेपी की तैयारी क्या है, समाजवादी पार्टी की तैयारी 2027 चुनाव को जीतने को लेकर किया है। लेकिन देखिए, इस बार की जो लड़ाई है, इस बार की जो सत्ता को लेकर जंग देखने को मिल रही है, बहुत ज्यादा देखिए एक अलग रणनीति के साथ दोनों ही पार्टी जो है अपनाते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी अपने 9 वर्षों के काम को लेकर जनता के बीच में पहुंचने की तैयारी कर रही है, जबकि समाजवादी पार्टी की ये पूरी रणनीति है कि कैसे अब हिंदुत्व की राह पर चलकर सरकार को घेरना भी है और हिंदुत्व की राह को आगे लेकर बढ़ना भी है। खबर क्या है, विस्तार से बता देते हैं। उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले सियासी घमासान इस वक्त राज्य में देखने को मिल रहा है। सीएम योगी का माफिया पर बयान सामने आया, कब्र में भी छिपे होंगे तो उन्हें निकाल कर ही रहेंगे, ये कहा गया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा। बीजेपी ने कानून व्यवस्था को अपना चुनावी ये बयान बनाया और विपक्ष ने सरकार की कार्यशैली पर ही सवाल उठा दिए हैं। कानून व्यवस्था बनाम सामाजिक समीकरण की जंग जो है वो अब इस वक्त देखने को मिल रही है। इसी के साथ ही आपको ये बता दें कि जो लगातार अब स्थिति उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रही है, क्योंकि अब बयान जो है एक के बाद एक सामने आ रहे हैं। कभी हमने देखा कि कैसे हिंदुत्व को लेकर बयानबाजी शुरू हो जाती है, और अब कानून व्यवस्था को लेकर वार पलटवार का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का माफियाओं को लेकर दिया गया बयान, जिसने सियासी घमासान शुरू कर दिया है, क्योंकि अब विपक्ष की ओर से यही कहा जा रहा है कि एनकाउंटर का मतलब ये नहीं है कि कानून व्यवस्था जो है उसमें सुधार हुआ है, लेकिन बीजेपी ये कह रही है कि हमने 9 वर्षों में कानून व्यवस्था को उत्तर प्रदेश में बेहतर किया है और इन्हीं मुद्दों को लेकर बीजेपी जनता के बीच में जाना चाहती है। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जगदीश सिंह जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आपका जगदीश जी इंडिया न्यूज पर। क्या तैयारियां समाजवादी पार्टी की इस बार? समाजवादी पार्टी पूरी तरह से तैयार है और चुनाव के लिए हमारे नेता श्री अखिलेश यादव जी ने बहुत स्पष्ट कहा कि जब चाहे सरकार जब चाहे चुनाव करे। किसी ने उनसे पूछा था कि नवंबर में चुनाव है, तो उन्होंने कहा सितंबर में करवा लीजिए। तो हम लोग पूरी तरह से चुनाव के लिए तैयार हैं। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया और जिस तरह से पेपर लीक हो रहे और नौजवानों को बेरोजगारी इतनी चरम सीमा पर पहुंची, किसान को 1 किलो खाद नहीं मिल रही है, किसान खाद के लिए बेहाल टहल रहा है, बीज मिल नहीं रहे, एमएसपी मिल नहीं रहा,
भ्रष्टाचार इस कदर है कि जल जीवन मिशन के नाम पर उत्तर प्रदेश क्या पूरे देश को इस सरकार ने, सबसे बड़ा स्कैंडल है, दुनिया का सबसे बड़ा पूरी गांव की पूरी सड़कें, बहुत रास्ते खोद दिए गए हैं, वैसे के वैसे पड़े, पानी का कोई नामो निशान नहीं है। उसकी दुरुपयोग इस तरह से इस योजना का है कि जहां पे पानी की बहुत प्रचुर मात्रा में पानी मौजूद है, वहां पे जो है टंकियां बनाने की कोशिश हो रही, टंकी बनी नहीं, बोरिंग हुई नहीं, और पैसा निकाल करके सब हड़प लिया गया है। तो दुनिया का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार जल जीवन मिशन है। किसानों में फसल बीमा योजना दुनिया का बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। एक भी किसानों को क्षतिपूर्ति नहीं मिलती, और बीमा जो है बैंकें, बीमा कंपनियों को जो है गुजरात की कंपनियां, उनको फायदा पहुंचाने के लिए सरकार जो है किसान बीमा करवाती है, और एक क्षतिपूर्ति किसी को जगदीश जी, आप ये कह रहे हैं कि देखिए समाजवादी पार्टी, चलिए ठीक है, आपने तमाम ये मुद्दे गिनवाए कि आप इसे लेकर जनता के बीच में पहुंचेंगे, और लेकिन अखिलेश, देखिए हमारे साथ अनीता अग्रवाल भी बीजेपी प्रवक्ता जुड़ चुकी है, मैं आपके पास आ रही हूँ, लेकिन मैं एक छोटा सा आपसे जवाब चाहूंगी जगदीश जी। अखिलेश यादव तो ये कहते हुए नजर आए कि ये तो पूरी कोशिश हो रही है, षड्यंत्र रचा जा रहा है बीजेपी की ओर से कि जल्दी चुनाव करवा दिया जाए, तो आप तो ये कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी तैयार है, लेकिन इसे लेकर तो सवाल उठाए जा रहे हैं अखिलेश यादव के द्वारा। नहीं, अब श्री अखिलेश जी ने बिल्कुल बहुत स्पष्ट कहा कि हम चुनाव के लिए तैयार हैं। हम इसलिए तैयार हैं, भारतीय जनता पार्टी चुनाव कराएगी नहीं, आप नोट कर लीजिए मेरी बात। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से लोगों को छला है और लोगों को भ्रम में डाला है, जिस तरह से इन लोगों ने नौजवानों के साथ खिलवाड़ किया, नौजवानों को भविष्य के साथ खिलवाड़ किया, किसानों के साथ खिलवाड़ किया, किसानों को ठगा है, नौजवानों को ठगा है, भ्रष्टाचार इस कदर है कि आज किसी थाने में चले जाइए, बगैर पैसे के काम नहीं हो रहा। तो सारा का सारा खेल इनका भ्रष्टाचार से अखंड। मैंने आपको बताया कि तो अगर किसानों समय का से पहले चुनाव इस बार उत्तर प्रदेश में होता है तो समाजवादी पार्टी पूरी तैयार है, कोई सवाल जवाब नहीं होंगे फिर? पूरी तरह से समाजवादी पार्टी आज चुनाव डिक्लेयर करें, आज समाजवादी पार्टी चुनाव के लिए अनीता जी से। अनीता जी, आपने सुना जगदीश जी को, ये कह रहे हैं कि देखिए छात्रों के साथ यहाँ पर धोखाधड़ी की गई है, युवाओं को बेरोजगार रखा गया है, किसानों के साथ यहाँ पर छल किया गया है, यानी कि बीजेपी ने 9 वर्षों में कोई काम ही नहीं किया है। क्या कहेंगे इस पर? ये तो ये है कि जो इन्होंने खुद किया वही बयान कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि जनता जानती है कि कितना विकास कार्य हुआ है, कितना काम हुआ है, और छात्रों का जो पेपर लीक, छात्रों के द्वारा पेपर भी हो चुके हैं। जब उसके बाद सबसे बड़ा तो चुनाव के लिए देखिए, ये विपक्षी कहा करता है कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनाव मूड में रहती है, हमेशा कार्य करती है, तो इसीलिए हम लोग को कुछ चुनाव की ऐसी दिक्कत है नहीं, कभी भी हो सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा दिक्कत इन लोग को इसलिए है क्योंकि इनका जो माफिया राज है ना, वो इनका ध्वस्त हो रहा है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम इनको ये है कि इनका माफिया राज ध्वस्त हो रहा है। जितने भू माफिया हैं, जितने सब माफिया, सबको एकदम किनारे लगा दिया गया है। इसी वजह से ये लोग परेशान है, और कोई कारण नहीं है कि जो जिससे ये लोग अपने, जिनकी राजनीति थी वो राजनीति इनकी चौपट हो चुकी है माफिया वर्ग की, इसीलिए परेशान है। बाकी जनता है, जनता जवाब देगी, जनता खुश है। योगी सरकार से जनता पूर्ण रूप से संतुष्ट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप किसी से पूछ लीजिए, सब कहते हैं हमें बाबा की सरकार चाहिए। लेकिन कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो बयान दिया है माफियाओं को लेकर, इसे लेकर तो सवाल तो उठाए जा रहे हैं कि एनकाउंटर का मतलब ये नहीं होता कि कानून व्यवस्था में सुधार हुआ है, इसे लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, इनकाउंटर का मतलब ये नहीं होता, लेकिन ये तो जरूर है कि कम से कम जो अवैध कब्जा कर लेते हैं उनके कब्जों को हटाना चाहिए कि नहीं। आप बताइए, किसी के भी घर पे आप कब्जा कर लो, कुछ कर लो, जमीन को भी कब्जा कर लो, ये कौन सा तरीका है? मतलब आप एक समाज में सामाजिक प्राणी होकर समाज को जीने ही नहीं देना चाहते हैं। और इनकाउंटर तो तब किया जाता है जब वो प्रतिक्रिया करते हैं ऐसी भागने की, उसकी तब इनकाउंटर होता है। ऐसे तो है नहीं कि सदस्य इनकाउंटर। सबसे बड़ी बात है कि कानून व्यवस्था भी चल रही है, कानून व्यवस्था बिल्कुल दुरुस्त चल रही है, और माफिया को डर है या तो यूपी के या उत्तर प्रदेश से बाहर जाए या जेल के अंदर जाए। उत्तर प्रदेश के अंदर माफिया सामाजिक उसमें नहीं रहना चाहिए, ताकि समाज जो है आराम से चल सके, लोग अपने निर्भय होकर जीवन जी सके। पहले तो लड़कियां स्कूल नहीं जा पाती थी, स्कूल जाने में दिक्कत थी, लड़कियां शाम को बाहर नहीं निकल पाती थी, किसी का दुपट्टा खींचा जाता था। इन्हीं के
सरकार में सीओ को जीप में बिठाकर घुमा दिया जाता था, इन्हीं की सरकार थी। जो आतंकवादियों के पक्ष में मुकदमे किए जाते थे, इन्हीं की सरकार थी जब ऐसे काम होते। तो आज कम से कम माफिया राज से छुट्टी मिली है। आज लड़कियां बेखौफ होकर निकलती हैं, उनको मालूम है कि कानून व्यवस्था है। तुरंत अगर कोई ऐसा हादसा होता है, तुरंत एफआईआर होती है, तुरंत कार्रवाई होती है। इसमें कोई दो राय नहीं। मैं ये नहीं कहती हूँ कि बिल्कुल एकदम सब साफ हो गया है, कि मतलब कोई भी अपराध नहीं है, अपराध है, मैं ये नहीं कहती नहीं, लेकिन काफी कुछ कम हो चुका है। लेकिन एक चीज है, तुरंत कार्रवाई होती है, माफिया पकड़े जाते हैं, गुंडे राज पकड़े जाते हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। समाज में रह के निर्भयता का एक जो एहसास हो रहा है, वो योगी सरकार में हो रहा है। ठीक है, हमारे साथ डॉक्टर रमेश ठाकुर वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आपका भी। लेकिन रमेश जी, इस बार आप उत्तर प्रदेश की राजनीति को किस दिशा में जाता हुआ देख रहे हैं? देखिए, समाजवादी पार्टी की ओर से रुख बदला गया है, बदलाव किया गया, यानी कि पीडीए एमओआई समीकरण से हटकर अब हिंदुत्व की राह पर अखिलेश यादव चलते हुए नजर आ रहे हैं, और अब इधर कानून व्यवस्था का हवाला बीजेपी की ओर से दिया जा रहा है। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये होगा कि जो अयोध्या में रामलला, जी, हम हिंदुत्व की राह और हिंदुत्व जगदीश जी, मैं लौट रही हूँ इस पर आपसे सवाल, मैं इससे आपसे जवाब लूंगी, मैं लौट रही हूँ आपके पास। रमेश जी, क्या डेंट बीजेपी पर लग सकता है जो अयोध्या में चोरी का मामला सामने आया है, इसे लेकर? देखिए पुनीता जी, डेंट वाली जहां तक बात है, डेंट तो लग चुका है, लेकिन उस पे पेंट कैसे किया जाएगा, इसके लिए मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी की पूरी मशीनरी उस पे लगी हुई है। अब आ जाती भारतीय जनता पार्टी की, आपने कहा कि एमवाई फैक्टर्स के बाद में पीडीए भी वो लेके चल रहे हैं। मुझे लगता है ये एक स्ट्रेटजी का हिस्सा है। पिछले चुनाव में जो 2024 के लोकसभा चुनाव में जो सफलता समाजवादी पार्टी ने पाई, उसके बाद से वो गदगद है। अब अगर इनके पास में एमवाई फैक्टर स्टेबल है, अगर उसमें पीडीए भी अगर जुड़ जाता है, तो जाहिर सी बात है आने वाले 7 महीने के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलात पैदा करेगा। ये बात संघ से लेके और भारतीय जनता पार्टी के मूल कैडर तक को भी पता है कि हमारे सामने अगर कोई सबसे बड़ा अगर कोई विपक्ष है, वो समाजवादी पार्टी है उत्तर प्रदेश के लिए। अब रही बात चंदा चोरी को जो मामला है, वो मुझे लगता है देशव्यापी नहीं हो गया, वो विश्व स्तरीय हो गया है। चाहे विश्व में रहने वाले सनातनी हो, देश में रहने वाले हो, उनकी जो आस्था है वो आहत हुई है। और उसमें रख रखाव करने वाले कौन है? बीएचपी है, संघ है, भारतीय जनता पार्टी है, और उनकी डबल इंजन की सरकार है। तो जाहिर सी बात है इसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी, उनकी सरकार को उठाना पड़ेगा। अब बात आ जाती जिस तरीके से कहा कि चुनाव अगर समय से पहले अगर हो जाते हैं, तो मुझे लगता नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी इस तरीके का कोई फैसला लेगी, क्योंकि चुनाव मुझे लगता है वो भारतीय जनता पार्टी नहीं लड़ेगी, समाजवादी पार्टी नहीं लड़ती है। वो इलेक्शन कमीशन लड़वाता है, इलेक्शन कमीशन की मीटिंग होती हैं और उनकी तैयारियां होती हैं। और इतना बड़ा सूबा जो उत्तर प्रदेश, जो देश का सबसे बड़ा सूबा माना जाता है, तो वहां अगर 25-26 करोड़ लोगों के चुनाव करवाने हो, तो 1 या 2 दिन, ये महीने भर का काम नहीं होता है। उसकी तैयारी के लिए भी इलेक्शन कमीशन को 5, 6, 7, 8 महीने चाहिए होंगे। अब जुमा 7 महीने रह गए, इस बीच में इतनी जल्दी इलेक्शन कमीशन अभी ना कोई मीटिंग कर पाया है, ना कोई ब्लूप्रिंट बना पाया है, ना कुछ बना पाया है। और वो बात अलग है, अभी समाजवादी पार्टी के हमारे मित्र ने कहा कि अगर कल को चुनाव अगर हो जाए तो हम चुनाव के लिए तैयार हैं, और बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये बात मुझे लगता है, जहां तक पूरे जितने भी दल हैं, उनको ज्यादा कुछ करना की नहीं होता। भाई रैलियां शुरू कर देंगे, डोर डोर जाके वो कैंपेन शुरू कर देंगे, लेकिन सबसे ज्यादा करना किसको? सरकार को करना पड़ेगा, मशीनरी को करना पड़ेगा, इलेक्शन कमीशन को करना पड़ेगा। और जब इतने बड़े राज्य में जब चुनाव होता है, तो उसके लिए कर्मचारी के लिए और मेन पावर के लिए वो सबको इकट्ठा करना पड़ेगा। तो उस लिहाज से मुझे लगता है अभी इलेक्शन कमीशन बहुत कमजोर है, और वैसे अभी उनकी तैयारी हुई नहीं है। जी ठीक है, ठीक है, अब बने रहिए हमारे साथ। जगदीश जी, अब देखिए, बीजेपी तो ये कह रही है कि जो अगर गलत तरीके से नियमों को ताक पर रखकर अगर निर्माण करवाए गए हैं, अगर उस पर बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है, तो आखिर इससे विपक्ष को क्या आपत्ति हो रही है? मेरा सवाल पहला इसी से यही होगा आपसे कि आखिर अगर अनियमितताएं देखने को मिल रही है, अवैध निर्माण हो रहा है, अगर बुलडोजर कार्रवाई इस पर हो रही है, तो आखिर क्या दिक्कत है? होने दीजिए उस पर। और दूसरा मेरा सवाल ये होगा, जो मैंने आपसे पूछा था, जिसका जवाब आप दे रहे थे, कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक अलग नैरेटिव अब समाजवादी पार्टी का देखने को मिल रहा है, हिंदुत्व की राह पर समाजवादी पार्टी चलती हुई नजर आ रही है, आखिर क्यों? देखिए पुनीता जी, हम हिंदू हैं, इसको तो आप नहीं बदल देंगे।
हमारी आस्था हिंदुत्व, हमारे संस्कार, हम सनातनी हैं, इसको तो आप न बदल देगी, न भारतीय जनता पार्टी बदल देगी। ये हमारी आस्था का विषय है। समाजवादी पार्टी के नेता आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी हिंदू हैं, ये भी तो आपको मालूम होना चाहिए, और उनकी आस्था है, उस परिवार की आस्था अपने, तो ये आस्था का प्रश्न है, और आस्था का जो है वो व्यक्तिगत आस्था चीज है। चुनाव के वक्त ही क्यों जागी? नहीं तो ये बताइए कि कब हमारी आस्था नहीं थी हिंदुत्व में? अखिल इससे पहले तो कभी अखिलेश यादव को नहीं देखा गया कि मंदिर और मंदिर हम कभी जाकर भी, सुन प्रसाद लीजिए खा रहे, मेरी प्रसाद पूरी बांट बात आने रहे। दीजिए। जब हम कभी जब भी अयोध्या अगर हम में मंदिर जब जाते हैं अयोध्या तो आपको में हिंदुत्व राम दिखाई मंदिर देता का है। उद्घाटन हुआ था, तब भी तो अखिलेश यादव वहां पर नहीं गए थे ना? आप 20 बार कह चुके, आप बड़ी पत्रकार हैं, आपको मालूम होना चाहिए अखिलेश जी ने 20 बार ये सफाई दे दी कि उनका संकल्प है, उनको लोगों ने, उनका संकल्प है कि पहले अपना मंदिर पूरा करेंगे, उसके बाद अन्य मंदिर में दर्शन करने जाएंगे। आप भी भारतीय जनता पार्टी की भाषा ना बोलें। उन्होंने मैं कई किसी की भाषा इंटरव्यू नहीं में बोल ये रही बात हूँ, कही। मैं हमारे वरिष्ठ किसी की पत्रकार भाषा बैठे हैं। कल हमने इसी टॉपिक पर डिबेट किया था हमने, और अब हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी जुड़े थे। मैंने उनसे ये सवाल किया था कि आखिर इतना बदलाव क्यों? क्योंकि आपको मुलायम सिंह यादव का वो बयान याद होगा जब अयोध्या में कार सेवक को लेकर उन्होंने बयान दिया था कि परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा। राम गोपाल यादव का भी बयान सामने आया था, जो कल हमने सुनवाया भी था, वो दर्शकों को चलवाया भी था, जिसमें वो कहते हुए नजर आए कि हमें कोई फिक्र नहीं है कि मुलायम सिंह यादव को मौलाना कह दे या फिर हिंदू का वोट मिले ना मिले। तो आखिर अब अचानक से अगर ये तब्दीली देखने को मिलती है तो कोई ना कोई वजह तो होगी ना? क्या आपको इस बात का डर सता रहा है कि अगर हम बीजेपी के पिच पर बैटिंग नहीं करेंगे तो खामियाजा हो सकता है कि समाजवादी पार्टी को भुगतना पड़े? पुनीता जी, हम बीजेपी की पिच पे कभी, हम बीजेपी के सख्त विचारधारा के विरोधी हैं। बीजेपी के पिच पे कभी बैटिंग करने का बीजेपी को प्रश्न ही नहीं है। हिंदुत्व सुन की राह लीजिए, पर चलते हुए देखा गया है ना, समाजवादी कि पार्टी को हमारा तो कभी जवाब नहीं भी देखा सुनिए। गया। समाजवादी पार्टी ने हमेशा अरे एनवाई आप फैक्टर हमारा की बात जवाब की है, सुनेंगे कि इसके आप बाद बोलती पीडीए रहेंगी। लेकर समाजवादी पार्टी आई है। तो हमारा जवाब सुन लीजिए ना। हाँ, मैं सुनाइए। बता रहा हूं, बीजेपी की पिच पे समाजवादी पार्टी कभी नहीं खेलेगी, और ना कभी समाजवादी पार्टी का एजेंडा है। सुन लीजिए कि पिछड़ों, दलितों और अल्पसंख्यकों को जिस तरह से इस सरकार ने भरोसा खोया है, हमारा नियम है, जिस तरह से दलितों और पिछड़ों का आरक्षण छीना है, जिस तरह उनके संवैधानिक अधिकारों का हनन किया है, में हमारा पुराना एजेंडा है, पूरी तरह से हमारा चुनावी एजेंडा है। हम सामाजिक न्याय के राज की स्थापना के लिए लड़ रहे हैं, ये हमारा एजेंडा है। लेकिन बीजेपी के ढोंग में भी नहीं हमारे दलित और पिछड़े फंसने वाले हैं। जिस तरह से बीजेपी ढोंग करती है, ढोंग और सांप्रदायिकता की राजनीति करती है, उससे भी समाजवादी पार्टी का लेना देना नहीं है। अगर समाजवादी पार्टी का कोई नेता अपने श्रद्धा या भक्ति से कोई काम करता है तो उसको राजनीति से मत जोड़िए। हमारा एजेंडा, हम बीजेपी के बीच में खेलने वाले नहीं है। हम पीडीए की हमारी रणनीति है। इस बार तो ना जिंदाबाद है। एनवाई फैक्टर की गूंज सुनाई दे रही है, ना पीडीए की गूंज सुनाई दे रही है। मैं लौट रही हूँ आपके साथ। अनीता जी, क्या जवाब आप देंगी? जगदीश जी जो ये कह रहे हैं कि देखिए हमारी जो आस्था थी हम उसी को लेकर आगे बढ़ रहे हैं इस चुनाव में, लेकिन बीजेपी तो बार बार यही आरोप लगा रही है कि अब हिंदुत्व की राह पर अब समाजवादी पार्टी आगे चल रही है। तो क्या है इस पर, क्या कहेंगी जगदीश जी ने जो बयान दिया है? देखिए, सबसे पहले बड़ी बात यह है कि हमें तो एक खुशी है कि कम से कम ये लोग राम राम तो बोलने ही लग गए हैं। नहीं तो पहले तो जय श्री राम बोलते थे तो इन लोग लगता है अरे आ गई भारतीय जनता पार्टी, इन्होंने नाम ही रख दिया था जय श्री। एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड, मैं आपके बीच में नहीं बोली। 2-4 महीने और खुश हो लीजिए। अरे 2-4 महीने नहीं, आई जनता आप ही को जवाब देगी, क्योंकि आपकी सरकार जनता ने देखी है कैसे चली है, अच्छे से देखी है कि कैसे वहां पे गुंडा राज बिल्कुल एकदम से चरम सीमा पे था, क्या हो रहा था सबको मालूम है कि क्या हुआ, कैसे भूमाफिया पैदा हुए, कैसे भूमाफिया लोगों ने कब्जे किए, कैसे रामपुर में हुआ, कैसे क्या हुआ, सबको पता है। इसलिए ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं, जनता सब जानती है और जनता कोई बेवकूफ नहीं है, वो समय पे जवाब भी देगी।
कम से कम योगी बाबा की सरकार में कम से कम ये तो है कि लोग शांति से रह रहे हैं, लड़कियां शांति से निकल तो रही हैं। आज कम से कम उस समय लड़की का बाहर निकलना दुश्मन था, स्कूल जाना बंद कर दिया था। माँ बाप ने बच्चों को स्कूल जाने के लिए लड़कियों को मना कर दिया था। अरे आप ही ने कहा था कि यहाँ पे पहला अधिकार मुसलमानों का है, लड़कियों का। जब लड़कियों की बात हुई थी उनको दिया जाता था, आपने कहा मुसलमान लड़कियों का पहला अधिकार है। हिंदू मुस्लिम आप लोग करते हो, तुष्टीकरण की राजनीति आप करते हो। हम तो सबका साथ, सबका विकास, सब पर विश्वास लेके चलते हैं। हमने कभी ये नहीं कहा कि हिंदू का पहला अधिकार है मुस्लिम। आप लोग हमेशा मुस्लिम पार्टी की राजनीति करते आए और आज आप कम से कम राम राम बोलने लगे। ये हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है। जनता ने आपको राम राम कहना सिखा दिया है। राम राम जन्म से बोल रहे हैं सिखा दिया। अनीता जी, तुम्हारे कहने से राम राम नहीं बोल रहे हैं। और राजनीति में राम का प्रयोग आपने किया है, हमने राम की पूजा की है, आपने राम का प्रयोग किया है, इसीलिए राम ने आपको श्राप दिया है। मंदिर लूट लिया आपने राम का भी, अब क्या बचा है? आप डर के मारे भगवान के घर को लूट लिया आपने। शर्म करो, बेहाई की हद होती है। आप मन से नहीं बोलते हो, आप भय के कारण बोलते हो, मजबूरी में बोलते हो, मजबूरी में बोल रहे हैं। आज भी आप मजबूरी में बोल रहे हैं। ये देखिए, आप ये जनता अच्छे से जानती है। ये कम से कम भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी उपलब्धि है। हम तो इसको कहते हैं ये सरकार की उपलब्धि है। चाहे कांग्रेस की व्यक्ति हो, चाहे समाजवादी पार्टी के हो, सब राम राम बोलने लग गए हैं। सबको राम राम आ गया। आज सब राम जी के, नहीं तो यही थे राम राम बोल रहे हैं। आप तो राम का घर मंदिर लूट रही हो। बाबरी मस्जिद को हम राम बोल रहे हैं, आप राम के मंदिर को लूट रही हो। गोली चलानी, कार से लूट लिया आपने राम के मंदिर को करना, ये सब आप ही लोग की देन है सर। आप ही लोग की देन है, किसी और की देन नहीं। जो कार सेवकों पे गोली चलाई गई थी किसी और, आप ही के। अरे उसमें जरा बोलो, जब राम के मंदिर को लूट लिया वो भी तो बताओ। लड़के हैं, गलतियां हो जाती है। ये आप ही के नेताओं की भाषा, हमारी नहीं। कि लड़के हैं, गलतियां हो जाती है। लेकिन अनीता जी, हमें कहना नहीं चाहिए। लेकिन अनीता जी, आप ये मानेंगी ना, राम मंदिर चढ़ावा में जो धांधली हुई है, जो चोरी हुई है, ये आप मान रही है कि नहीं मान रही हैं? बिल्कुल हम मान रहे हैं। राम के मंदिर को लूट लिया बेशर्मी के साथ, उसके बाद भी कुछ नहीं बोलते। अगर उस बात को हम उठाते तो ये कहते हैं कि तुमने गोली चलाई है, तुम मुल्ला हो, मौलवा। अगर इनकी चोरी को हम उठाते हैं तो किसी को बख्शा नहीं जाएगा। और सब समान, सब मिला भी ऐसा नहीं है। कई समान का तो नहीं, समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव का ही बयान सामने आया था अनीता जी। सब वहाँ पे था, सब कुछ मिला भी है। लेकिन ये है कि जो उसमें पाया जाएगा, दोषी पाया जाएगा, उस पर सख्त कार्रवाई होने की पूरा भरोसा। पूरी की पूरी भाजपा सब आरएसएस है, तो किसको बख्शोगे नहीं? सबको तो बचा रहे हो। और आज कमेटी ने इस्तीफा भी दे चुकी है। ये आपको मालूम होना चाहिए कि कार्रवाई पूरी हो रही है। नहीं, इसे संतोष नहीं है, इसे संतोष नहीं है विपक्षी दल। अनीता जी, वो कह रहे हैं हमें विपक्षी दल को संतुष्ट नहीं करना, जनता को संतुष्ट करना। एसआईटी सही से काम नहीं कर रही है। अरे विपक्ष को हमें संतुष्ट करना ही नहीं, उसको तो करना चाहते हैं। हमें जनता को संतुष्ट करना है। जनता संतुष्ट है हमसे, वो आपको समझ आएगा, पता चल जाएगा। जनता हमसे संतुष्ट है, हम पूरी कार्रवाई कर रहे हैं। बाबा पे पूरा रमेश ठाकुर जी, रमेश ठाकुर जी पे भरोसा। रमेश ठाकुर जी, एक छोटा सा मैं आपसे सवाल करना चाहूंगी। अगर मान लीजिए कि अभी समय से पहले अगर चुनाव हो जाते हैं, तो ग्राउंड जीरो पर अभी क्या स्थिति है समाजवादी पार्टी की और बीजेपी की? रमेश जी, क्या आपको आवाज मिल रही है? ठीक है। अनीता जी, देखिए, पहला सवाल तो मेरा यही, जो आप बार बार ये कह रही हैं कि माफियाओं पर कार्रवाई हुई है, उत्तर प्रदेश में अब लोग शांति से रह रहे हैं, बदलाव यहां पर हुआ है, लेकिन विपक्षी दल बार बार ये कह रहे हैं कि एनकाउंटर सिर्फ यहां पर जातिवाद देखकर हो रहा है। दूसरा, ये एसआईटी यानी कि राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का जो ये पूरा मामला है, इसमें एसआईटी सही तरीके से काम नहीं कर रही है, और जो कुछ रसूखदार लोग हैं, जो बड़े लोग हैं, उन्हें यहां पर बचाने की सीधे तौर पर कोशिश, ये समाजवादी पार्टी विपक्षी दल आरोप लगातार लगा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। एसआईटी पूरा काम कर रही है, जनता को पूरा भरोसा है उस पर। ये कहना गलत है कि एसआईटी काम नहीं कर रही है। पूरा काम कर रही है और काफी चीजें आई भी हैं, मिली भी हैं। ये लोग, ये भी विपक्ष तो ये भी आरोप लगा रहा है कि वहाँ बड़ा हार गैब है, कागुसंडी की मूर्ति गैब है, जबकि सब कुछ वहीं रखा है, दिखाया गया है। लेकिन सबसे बड़ा इनके आरोपों पे नहीं जाना, जो सत्य है उस पर जाएंगे। हाँ, उस पर जरूर जो धांधली हुई है उसको पकड़ा जा रहा है, उस पर कार्रवाई हो रही है। कमेटी ने अपना इस्तीफा दे दिया है
और ठीक है, बाबा जगदीश ने जी। कहा भी है, हमारे योगी बाबा ने जगदीश कहा जी। भी है कि कोई भी है उसको छोड़ेंगे नहीं, बख्शेंगे नहीं। एक छोटा सा जवाब दीजिएगा, क्या आप मानते हैं उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था बेहतर हुई है पहले के मुकाबले? पुनीता जी, कानून व्यवस्था नाम के उत्तर प्रदेश में कोई चीज नहीं बची है। आज भारतीय जनता पार्टी का कानून व्यवस्था पदाधिकारी तब हमारे बची थी यहाँ जब है। सीओ को जीप में डाल के घुमाया जाता था, जीप के ऊपर चलिए बैठ ठीक है, बहुत के शुक्रिया आप CEO दोनों को का। घुमाया समय फिलहाल जाता इतने की इजाजत देता है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का इंडिया न्यूज के साथ जुड़ने के लिए। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, देखते रहिए इंडिया न्यूज। एक बात समझ लीजिए, ना